हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज में आज से हम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट अर्थात सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज के सेगमेंट में हम ब्रह्म समाज पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 19वीं सदी में भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां सदियों पुरानी सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं की कतिपय कुरीतियां समाज के ताने बाने को कमजोर कर रही थी। ऐसे समय में बंगाल की धरती से ब्रह्म समाज नामक एक ऐसा आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसने इन चुनौतियों का न केवल दृढ़ता के साथ सामना किया बल्कि तर्क, मानवता और एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित एक नए समाज की परिकल्पना भी प्रस्तुत की। ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे राजा राम मोहन राय के पास व्यापक दृष्टिकोण एवं गहरी मानवीय संवेदनाएं थी। वे स्पष्टवादी थे और अपने विचारों को बड़ी निर्भीकता के साथ व्यक्त करते थे, लेकिन साथ ही साथ इनके जीवन से जुड़ी एक ऐसी मानवीय घटना भी है जिसने इनके जीवन को न केवल अंदर तक झकझोर दिया बल्कि आंदोलन को व्यक्तिगत पीड़ा एवं भावनात्मक गहराई भी दी। कहा जाता है कि जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन का निधन हुआ तो उनकी पत्नी अलका मंजरी परिवार एवं समाज के दबाव के बावजूद सती होने के लिए तैयार न थी। वे जीवन जीना चाहती थी। राजा राम मोहन राय अपनी भाभी के दर्द और भय को देखकर गहरे व्यथित हो उठे। उन्होंने परिवार के सदस्यों एवं स्थानीय लोगों के बीच जाकर इस भयानक कृत्य से बचाने के लिए पूरी गुहार भी लगाई। लेकिन तद्युगीन समाज में सती प्रथा की जड़ें इतनी गहरी थी कि किसी ने उनकी बात न सुनी। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय अपने भाभी के साथ शमशान घाट तक गए थे, लेकिन सिर्फ एक असहाय मूक दर्शक के रूप में। शमशान घाट में उनकी आंखों ने देखा कि कैसे एक जीवित महिला को मृत पति की चिता पर बांधकर आग के हवाले कर दिया जाता है। भाभी अलका मंजरी की चीखें और उनकी आंखों में जीवन जीने की इच्छा की झलक, लेकिन असहायता की बेबसी ने राजा राम मोहन राय के हृदय को चीर कर रख दिया। लेकिन इसी के साथ साथ इस प्रत्यक्ष अनुभव ने उनके मन में सती प्रथा के खिलाफ एक अटूट संकल्पना का भाव भी पैदा कर दिया। उन्होंने उसी क्षण यह ठान लिया वे इस क्रूर और अमानवीय प्रथा को जड़ सुखाड़ फेंकने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। अपनी भाभी की स्मृति एवं आंखों में तैरते बेबस और असहाय मौत के मंजर का दृश्य उन्हें जीवन भर लगातार प्रेरणा देता रहा, जब तक कि उन्होंने अपने अथक प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी ना घोषित करवा दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम ब्रह्म समाज द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधार एवं भारतीय समाज पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव की गहराई से पड़ताल करेंगे। साथ ही साथ इस तथ्य का अवलोकन भी करेंगे कि कैसे इस आंदोलन ने आधुनिक भारत के मूल्यों एवं विचारों को आकार देने में अतुलनीय भूमिका निभाई। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे राजा राम मोहन राय के जीवन को समझते हैं। इनका जन्म 22 मई 1772 वेस्ट बंगाल में हुगली के राधानगर गांव में हुआ था। 22 मई 1772। मृत्यु 27 दिसंबर 1833 इंग्लैंड में। मृत्यु पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको नोट्स में बहुत अच्छा से लिख लें और समझें। यूपीएससी में भी आप देखिएगा पुराना क्वेश्चन पलट के, तो इनकी मृत्यु से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और यह क्वेश्चन बनता भी है। ये आप लिख दें, VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछे गए हैं। मृत्यु देखिए 27 दिसंबर 1833 इंग्लैंड में ब्रिस्टल में हुआ था। एक एक शब्द आप अच्छा से समझें और लिखें। ब्रिस्टल में ही इनकी कब्र बनी हुई है और आज भी इनका कब्र वहीं पर है। और कब्र का नाम भी आप लिख लें, अर्नोस विले कब्रिस्तान का नाम, अर्नोस विले। और देखिए यहां पर लिखे हैं, ये जो कब्रिस्तान है, समाधि स्थल जो है, इसके बारे में भी जाने, इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। यह भारतीय शैली में बनी हुई है, लिखते चले। यह भारतीय शैली में बनी हुई है। बलुआ पत्थर का, इसमें बलुआ पत्थर को लगाया गया है और छतरी भी बनी हुई है। यह सब सारा क्वेश्चन पूछा गया है, छतरी भी लगी है। इसी के पास में भारतीय शैली लिख लें, बलुआ पत्थर, छतरी भी लगी हुई है। इसी के पास में ब्रिस्टल कैथेड्रल है, ब्रिस्टल कैथेड्रल जगह का नाम, ब्रिस्टल कैथेड्रल। यहां पर कांस की मूर्ति भी है इनकी, कांस की मूर्ति लिख लें, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये
1997 में इसका अनावरण हुआ था मूर्ति का। ब्रैकेट में लिख रहे 50वीं वर्षगांठ देश की आजादी का। नोट से आप क्रमवार रूप से लिखे। मृत्यु 27 दिसंबर 1833 इंग्लैंड ब्रिस्टल, वहीं पर इनकी कब्र आज भी है। कब्रिस्तान का नाम है अर्डोस विले। ये भारतीय शैली की बनी हुई है, बलुआ पत्थर इसमें लगाया गया है, छतरी नुमा है। और पास में ब्रिस्टल कैथेड्रल में इनकी कांस्य मूर्ति का 1997 में अनावरण किया गया था देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर। अब जन्म और मृत्यु, ये इनकी जिंदगी की यात्रा 61 वर्ष की रही। इस 61 वर्ष की यात्रा में ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और शुरुआती दौर में ही ये इनका मूर्ति पूजा या जो कर्मकांड है, आडंबर युक्त जो कर्मकांड है, इससे इनका विरोध रहा। इसके कारण माता पिता से इनका शुरुआत से ही अनबन रहा। पिताजी से काफी ज्यादा अनबन हो जाने के बाद ये घर छोड़ के चले गए और बाद में यहां पर लिखे हैं 1803 से 11 साल तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन डिग्बी के दीवान रहे हैं। नाम लिख लें, जॉन डिग्बी। आपको बाद में भी एक नाम आएगा। ये एक किताब लिखी द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, हम उस किताब का जब वर्णन करें तो वहां फिर बताएंगे। तो उस किताब का प्रकाशन 1823 में इंग्लैंड में करने में जॉन डिग्बी का बहुत बड़ा रोल रहा और जॉन डिग्बी से ये काफी ज्यादा प्रभावित रहे। और इसी का बताया जाता है कि जॉन डिग्बी के कारण ही ये पाश्चात्य कल्चर, विज्ञान और अंग्रेजी में या अंग्रेजी शिक्षा के प्रति इनकी आग्रहशीलता काफी बढ़ी। तो ये सब आप लिख लें। और एक तत्व और लिखें, ये 12 भाषा के जानकार थे। ये जॉन डिग्बी नाम लिख लें, ये फिर आएगा ये नाम। ये 12 भाषा के जानकार थे। इनका मानना 12 भाषा, इनकी सोच थी कि भाषा जो है वो ज्ञान का स्रोत है। तो बंगाली इनकी मातृभाषा थी, अंग्रेजी ये पढ़े ही स्कूल में, पाठशाला में। और बाइबल का अनुवाद करने के लिए, बाइबल का अध्ययन करने के लिए इसने हिब्रू और ग्रीक तक की भाषा सीखे, फारसी भी सीखे क्योंकि उस वक्त की दरबारी भाषा थी। और हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए पढ़े। इस तरह ये 12 भाषा के ज्ञाता थे, बहुभाषिक थे। और उस वक्त का आप पुनर्जागरण का जब आप मूवमेंट देखेंगे तो यहां पर गौर कीजिएगा कि जो ज्यादा भाषा जान रहे थे, खासतौर पर जो अंग्रेजी जान रहे थे, वे काफी आगे बढ़े क्योंकि ब्रिटिश सत्ता को कुछ करीब चले जाते थे, उनको बातचीत में सहूलियत होती थी। आप देखेंगे बाद में ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन आएंगे, धारा पर अंग्रेजी बोल लेते थे, वे बहुत आगे बढ़े और ब्रह्म मैरिज एक्ट बताएंगे वो लाने में सफल भी हुए। तो भाषा का यहाँ बहुत ज्यादा ये रहा है। तो ये 12 भाषा के ज्ञाता भी थे। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रह्म समाज के पहले का जो संस्थाएं या ब्रह्म समाज के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया उसका हम अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना से पूर्व राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किए गए संस्थाओं के नाम जानते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो संस्था रहा आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1814-15 में हुई थी कोलकाता में। ये एक तरह से दार्शनिक चर्चा मंडली थी। इसमें इनके जो मेंबर थे वो अपने अपने धर्म और समाज के सुधार के चिंतन के लिए बैठक किया करते थे। ये भी लिख लें, अपने अपने धर्म और समाज के सुधार के चिंतन के लिए। इसके जो सक्रिय मेंबर रहे वो द्वारिकानाथ टैगोर, नंदलाल बोस, प्रसन्न कुमार टैगोर, वृंदावन मित्रा, शिव प्रसाद मिश्रा, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी। नोट्स में अच्छा सा आप ये नाम लिख लें, हम फिर से दोहरा देते हैं। द्वारिकानाथ टैगोर, नंदलाल बोस, प्रसन्न कुमार टैगोर, वृंदावन मित्रा, शिव प्रसाद मिश्रा, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी। और एक ब्रैकेट में एक चीज और लिखे कि ब्रह्म समाज की स्थापना से पूर्व या ब्रह्म समाज की स्थापना में सबसे ज्यादा योगदान करने वाले जो संस्था रहा वो आत्मीय सभा ही है। यह भी आप क्वेश्चन डाल सकता है कि इसके स्थापना में किन सभा का सबसे ज्यादा योगदान रहा, तो आत्मीय सभा। इसके बाद आइए हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज का स्थापना लिखा 1817 कोलकाता में। पुराना क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें आपको यह मिलेगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो आपको एक नाम मिल जाएगा डेविड हेयर। लेकिन आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। अब आपको क्वेश्चन ये डाल देगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना में किन किन महापुरुषों का योगदान रहा है, तो आपको सारे नाम जानने होंगे, इसलिए नाम जाने यहां पर। डेविड हेयर, इनका तो सबसे ज्यादा योगदान रहा। सेकेंड राजा राम मोहन राय, थर्ड बैद्यनाथ मुखर्जी और चौथा सर हाइट ईस्ट। हम सबके बारे में बता रहे हैं, थोड़ा जानकारी दे देते हैं आपको। डेविड हेयर स्कॉटिश थे और घड़ी साज थे,
यानी स्कॉटलैंड के थे और घड़ी साज थे। ये दुकान क्या करते थे, और इनके दुकान में जब भारतीय लोग आते थे तो इनको ऐसा लगता था कि यहाँ के जो विचार हैं वो थोड़ा ज़्यादा पुरातनपंथी हैं, उन्हें अंग्रेजी विचार या विज्ञान से ज़्यादा रूबरू कराया जाए। इनकी दोस्ती राजा राम मोहन राय से थी, तो इन्होंने एक विचार रखा कि क्यों ना मिलकर एक कॉलेज की स्थापना की जाए जहां पर पश्चिमी शिक्षा या पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया जाए। तो इन लोगों का डेविड हेयर का एक मित्र थे सर हाइड ईस्ट। सर हाइड ईस्ट उस वक्त फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की पोस्ट पर थे। ये न्यायाधीश थे, लिख लें कहां पर, फोर्ट विलियम सुप्रीम कोर्ट में। तो इनका भी काफी योगदान रहा। 1 लाख बाद में ये 1 लाख रुपया का धनराशि भी दिए थे। राजा राम मोहन राय भी धनराशि काफी मुहैया कराए थे या करवाए थे अपने दोस्तों के माध्यम से। सर हाइड ईस्ट भी 1 लाख रुपया का उस वक्त धनराशि दान दिए थे, और बैजनाथ मुखर्जी का भी योगदान रहा। तो ये आप 4 नाम याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पहले ही बताया पैटर्न चेंज हो गया, आपको नाम दे देगा किन किन का योगदान रहा है। और लिखिए 1855 में यही कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है, इस कॉलेज का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया। इसको भी आप लिख लें, प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया। और 2010 में इस कॉलेज, ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन जाता है, ये भी लिख लें, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन जाता है। 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया, हिंदू कॉलेज, और 2010 में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन जाता है। यहां से आपको यह भी पूछ सकता है कि कौन कौन निकले या इनका नाम ज्यादा चर्चित है। तो देखिए यहां से जो वैज्ञानिक निकले हैं और जो ज्यादा चर्चित रहे हैं, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र मित्रा, ये इसी संस्थान से वैज्ञानिक के रूप में निकले। साहित्यकार भी निकले हैं यहां से, बंकिम चंद्र चटर्जी साहित्यकार हैं। ये सब भी आप नाम लिख लें। अब दोस्तों, ब्रह्म समाज के पहले जो खोले गए संस्था या कॉलेज है उनका नाम हम बताते हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कलकत्ता यूनिटेरियन समिति है, वेदांत कॉलेज है, एंग्लो हिंदू स्कूल भी है। इन पहले 3 का वर्णन कर देते हैं, तब ब्रह्म समाज के बारे में बताएंगे। आइए दोस्तों, अब कोलकाता यूनिटेरियन समिति के बारे में जानते हैं। ये इसकी स्थापना 1821 में हुई थी कोलकाता में। इसमें सहायक थे राजा राम मोहन राय के विलियम एडम, नाम लिख लें, विलियम एडम। ये उस वक्त ब्रिटिश बैप्टिस्ट मिशनरी थे, ब्रिटिश बैप्टिस्ट मिशनरी थे। इनका मूल उद्देश्य था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों, ये पहले भी हम बार बार बोल रहे हैं, ये ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले का जो प्लेटफॉर्म है, और यही योगदान दिया पूरे ब्रह्म समाज में। आप ब्रह्म समाज का जो मूल है वो एकेश्वरवाद है। यहां भी देखिए, यहीं से लाया गया एकेश्वरवाद। ये सब योगदान दिया है ब्रह्म समाज को फैलने में, बढ़ने में। और एक और उद्देश्य था कि हिंदू और ईसाई, लिख लें, हिंदू और ईसाई के जो उदारवादी तत्व हैं उन समझ को आगे बढ़ाना। हिंदू और ईसाई के उदारवादी तत्व के समझ को आगे बढ़ाना, यानी मिल के काम करना। ये इसी दोनों कलकत्ता यूनिटेरियन समिति का ही, ये समिति हुआ, इसी का ही टीचिंग लाइन जो हुआ, एक स्कूल और एक कॉलेज का स्थापना हुआ है। देखिए ये 1822 में हुआ कोलकाता में, और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय। और इसका मूल उद्देश्य क्या था कि एंग्लो, नाम से ही आपको लगेगा, अंग्रेजी और पश्चिमी जो शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी और जो यहाँ की शिक्षा है उसको आगे बढ़ाना। इसमें वेद और उपनिषद को भी इन्होंने जोड़ा, वेद और उपनिषद को ही। इसी का बड़ा रूप वेदांत कॉलेज के रूप में हो जाता है। 1825 में इसकी स्थापना हुई। ये सब क्रम याद रखिए, हम क्रम से ही पढ़ा रहे हैं। देखिए आत्मीय सभा 1814-15 हो गया, हिंदू कॉलेज 1817, सब क्रम से है। 1821
ये 1822 वेदांत कॉलेज 1825, तब आएंगे ब्रह्म समाज में 1828 में ये वेदांत कॉलेज। यहां भी वही था, पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान यानी अंग्रेजी शिक्षा और यहाँ की शिक्षा जिसमें वेद और उपनिषद आते हैं। उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है, जो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है का अध्ययन। अब देखिए ये इतना जो प्लेटफॉर्म बन गया, उसी से सब जो अच्छा तत्व था वही ब्रह्म समाज में गया और इसकी स्थापना 1828 में की ब्रह्म समाज में। और इसका विचारधारा पर आप जब जाइएगा तो विचारधारा भी यहाँ पर बताएं, इसको हम 3 भाग में बांटे हैं, धार्मिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा और राजनीतिक विचारधारा। धार्मिक विचारधारा में देखिए पुरोहितवाद और मौलवीवाद का विरोध, ये जो आडंबर है, कर्मकांड है, इसका विरोध करना था। दूसरा मूर्ति पूजा का खंडन, ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और ये बताते हैं कि जो परम सत्ता है वो एक है। और तीसरा है एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। बताए थे कलकत्ता यूनिटेरियन समिति में जो विलियम एडम थे, इनका योगदान काफी ज्यादा रहा विचार के कारण एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने में। तो इनका ये बहुत बड़ा ये है ब्रह्म समाज का मूल, आप लिख सकते हैं ये मूल विचारधारा है। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डाल सकता है कि इनकी विचारधारा क्या, इनकी आपको क्वेश्चन डाल देगा ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय की विचारधारा निम्नलिखित थी, उसमें आपको दे देगा ये बहुदेववाद पर विश्वास करते थे। क्या वो सही है? नहीं, गलत होगा, क्योंकि ईश्वरवाद पर विश्वास करते हैं। तो आपकी एक दृष्टि अवश्य बननी चाहिए, तभी आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो एक दृष्टि अवश्य बनाइए, पर समझ के आप एक दृष्टि बनती भी जा रही होगी। पुरोहितवाद, मौलवीवाद का विरोध, मूर्ति पूजा का खंडन, एकेश्वरवाद का समर्थक, वेद उपनिषद को पुनर्जीवित करना, वेद उपनिषद को बढ़ावा देना, लिख सकते हैं यहाँ पर बढ़ावा देना। दोस्तों आप हमारी आवाज पर ज्यादा विश्वास करें, स्पेलिंग वगैरह गलत हो सकता है लिखने में, लेकिन आप हमारी आवाज को सुने आप, और इसलिए हम हर चीज को दोबारा तिबारा बोल देते हैं, बार बार बोलते रहते हैं कि ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। सामाजिक में आपकी एक दृष्टि अवश्य बन गई होगी कि इसमें तो सती प्रथा मेन होगा ही, सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध, पर्दा प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन। राजनीतिक विचारधारा पर आइए तो ब्रिटिश शासन के तहत यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है कि राजा राम मोहन राय का मानना था कि ये ब्रिटिश शासन के में ही आगे बढ़ा जाए भारतीयों को। अभी इसी ब्रिटिश शासन की जरूरी है यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा वगैरह, पाश्चात्य विज्ञान वगैरह के लिए। इनकी एक सोच बनी कि ब्रिटिश शासन के तहत ही नागरिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और स्वशासन मिलनी चाहिए, स्वशासन और नागरिक स्वतंत्रता। प्रेस की आजादी के लिए भी लड़े। उसके बाद जाके पश्चिमी शिक्षा मिले भारतीयों को, पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान, इसका ये समर्थक थे, आप लिख सकते हैं। तो ये विचारधारा हो गया। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट चरण में हम इनके द्वारा जो पत्र पत्रिकाएं हैं जो लिखे गए हैं उसके बारे में हम समझते हैं। आइए दोस्तों अब राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित पत्र पत्रिकाओं पर चर्चा करते हैं। पहला देखिए तुफात उल महाविदीन, यह पुस्तक 1803 में लिखी गई और इसके बारे में लिखे ये फारसी भाषा में है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है, बीवीआई हम लिख रहे हैं यहाँ पर, पहली बार मूर्ति पूजा का खंडन किया गया। आपसे ये पूछ सकता है या पूछा भी गया है कि राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का खंडन सबसे पहली बार किस पुस्तक में किया गया था। तो याद रखिएगा तुफात उल महाविदीन। तो आप यहां पर लिख लें मूर्ति पूजा का पहली बार ये खंडन, मूर्ति पूजा का खंडन पहली बार। आप नोट्स में अच्छा से लिख लें, मूर्ति पूजा का पहली बार खंडन किया गया था इस पुस्तक में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए कि सबसे पहली बार मूर्ति पूजा का खंडन का। देखिए इससे आप विचारधारा का ही पता लगा सकते हैं। अब हम बार बार बोले कि आपको एक विचारधारा राजा राम मोहन राय या ब्रह्म समाज की क्या थी, एक दृष्टि अवश्य बनानी होगी। तो इसमें तरह तरह के क्वेश्चन डाल देते हैं कि ये क्या विचारधारा है उसके आधार पर। तो इससे आप एक विचारधारा का भी आप अपना एनालिसिस खुद भी करें। मूर्ति पूजा का खंडन, इसका अर्थ होता है तुफात उल महाविदीन का अर्थ क्या होता है ये भी जान जाए यहाँ पर। इसका अर्थ एकेश्वरवादियों का उपहार, इसका अर्थ है।
इसका ये भी एक दृष्टि बना है कि ये विचारधारा राजा राम मोहन राय का था, एकेश्वरवादी। एक तो क्या हो गया, एकेश्वरवादियों का उपहार इसका अर्थ होता है, ये आप लिख लें। दूसरा लिखिए द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछा गया इसके बारे में कई बार। ये 1803 है, ये 1820 में छपा, लेकिन लंदन में 1823 में प्रकाशित किया गया था। और याद कीजिए जॉन डिग्बी, हम पहले भी बोले कि 1803 से 14 के बीच ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जॉन डिग्बी थे, चलाने वाले राजस्व अधिकारी थे, उनके ये दीवान थे। तो वही जॉन डिग्बी से काफी दोस्ती हो गई थी, और जॉन डिग्बी का इनके विचारधारा में इनकी जो विचारधारा बनी है उसमें जॉन डिग्बी का काफी रोल रहा है। 1830 में ये काफी मदद की लंदन प्रकाशित करवाने में, लिख लेना जॉन डिग्बी। और न्यू टेस्टामेंट जॉन डिग्बी है यहां लिखा हुआ। आप बार बार बोल रहे हैं, आप हमारी आवाज पर ज्यादा जाए, स्पेलिंग वगैरह गलत हो सकता है रिटर्न में, लेकिन आप हमारी आवाज पर जाए, हम इसलिए हम बार बार बोलते रहते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जॉन डिग्बी, और इसके बारे में लिखे हैं लंदन में प्रकाशित, और लिखे कि न्यू टेस्टामेंट के में जो नैतिक और दार्शनिक विचारधारा था उसका समर्थन किया इन्होंने, लेकिन चमत्कारवाद का विरोध किया, चमत्कारवाद का विरोध। तो ये भी एक देखिए एक दृष्टि बनाई यहां पर कि इनकी विचारधारा क्या होगी, चमत्कारवाद का विरोध। तो ये किताब लंदन में काफी लोकप्रिय है, और कहा जाता है कि आज भी वहां की लाइब्रेरी में ये किताब है, द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, आज भी वहां पर है लंदन में, काफी लोकप्रिय हुआ था लंदन में। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन दे सकता है कि राजा राम मोहन राय की द्वारा रचित वह कौन सी पुस्तक है जो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा चर्चित हुई। तो द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, तथ्य को जाने। संवाद कौमुदी, ये 1821 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और आपको यूपीएससी में एक बार ऐसा क्वेश्चन डाला गया कि सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा के विरोध में कौन कौन आए थे, तो उसमें राजा राम मोहन राय भी था और संवाद कौमुदी भी था, यानी दोनों होगा। संवाद कौमुदी लिखिए, ये बंगाली साप्ताहिक अखबार था, बांग्ला साप्ताहिक। और लिखिए कि सती प्रथा का के विरुद्ध जो कानून बना उसमें इसका काफी रोल रहा है। यहीं पर जैसे कि हमने इंट्रो में बताया कि इनके भाई जगमोहन की पत्नी, जगमोहन का जब निधन हो गया तो उनकी पत्नी अलका मंजरी सती होने के लिए तैयार नहीं थी। तो इनकी आंखों के सामने शमशान घाट में अलका मंजरी को पति के चिता पर बांधकर आग के हवाले कर दिया गया था, और सती हो गई थी। तो उसके बाद से ये अपना पूरा जीवन सती प्रथा के विरोध में लगा है। तो सबसे पहले उन्होंने संवाद कौमुदी में ही अपने विचारधारा को अभिव्यक्त किए, अभिव्यंजित किए। तो ये काफी ज्यादा चर्चित है, और आप यहाँ पर लिख लें एकदम, ये सती प्रथा के विरोध के लिए जाना जाता है, ये अखबार के लिए जाना जाता है। यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये संवाद कौमुदी, वह कौन सा अखबार था जिसके माध्यम से सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध किया गया, तो संवाद कौमुदी। अब है दोस्तों मिरातुल अखबार, ये 1822 में निकला, फारसी भाषा में था, शुक्रवार को निकलता था, यानी साप्ताहिक था, जुम्मा के रोज शुक्रवार शुक्रवार को निकलता था। देखिए उस वक्त फारसी जो था वो दरबारियों की भाषा थी, और उच्च जो समाज का जो कुलीन वर्ग था उसकी एक भाषा थी। तो ये अखबार काफी चर्चित रहा। इसका अर्थ ही होता है समाचार का दर्पण, इसका हिंदी हो गया समाचार का दर्पण, मिरातुल अखबार। अगला है उपनिषद का अनुवाद, ये लिखे, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये चार उपनिषद का इन्होंने अनुवाद किया था, ये नाम लिख लें आप। मुंडक उपनिषद, केन उपनिषद, कट उपनिषद, और एक ईशोपनिषद, ये चार, ये आप नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है, उच्च स्तरीय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस किस उपनिषद का इन्होंने यहां पर लिख लें, बांग्ला और अंग्रेजी दो भाषा में अनुवाद किया था इन्होंने, बांग्ला प्लस इंग्लिश,
ये आपसे पूछ सकता है कि कितने उपनिषद का अनुवाद किए? तो 4। कौन सा? बांग्ला और कौन कौन भाषा में? तो बांग्ला और इंग्लिश, अंग्रेजी में। मुंडक उपनिषद, केन, कट और इस उपनिषद। ये क्या था। अब दोस्तों राजा राम मोहन राय का लास्ट चरण में इनके कुछ उपनाम हैं जो काफी चर्चित हैं, वो हम आपको यहां पर जोड़ा दे देते हैं। आइए दोस्तों, राजा राम मोहन राय के कुछ उपनाम हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर जाने। सबसे पहला ये राजा। आप राजा राम मोहन राय में जो पहला शब्द सुन रहे हैं राजा, ये कोई नाम नहीं है, ये उपाधि है और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये उपाधि कौन दिया था? सबसे पहला तो जानिए, अकबर द्वितीय, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। कब? 1831 में। और क्यों? ये काफी रोचक चीज है, क्यों का उत्तर। और इसलिए कि अकबर द्वितीय जो मुगल सम्राट रहे, इनको अपना पेंशन बढ़वाना था, तो इसकी फरियाद इंग्लैंड में करनी थी, वहां के राज दरबार में। तो उनको एक ऐसे शख्स को खोजा जा रहा था जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल लेता हो। उसके लिए राजा राम मोहन राय को खोजा गया। तो उनका अकबर द्वितीय का कहना था कि हमारा जो पैरवी करेगा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, तो इसलिए उनको उपाधि, राजा शब्द की उपाधि देकर वो कम से कम हमारा पैरवी करने वाला कम से कम राजा होगा, तो राजा की उपाधि देकर तब वो इंग्लैंड भेजते हैं। तो यहीं पर इसको उपाधि दी गई 1831 में अकबर द्वितीय के द्वारा। और किसके दरबार में गए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। विलियम फोर्थ के दरबार में। ये एक एक याद रखें, नोट्स लिखें इसको। और कारण तो हम बता ही दिए, कारण भी आप लिख सकते हैं एक शब्द में, पेंशन बढ़वाने के संदर्भ में। और यहीं पर मस्तिष्क ज्वर से 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो शुरुआत में हम बताए कि मस्तिष्क ज्वर लिख लें। इनकी समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में अभी भी है। तो ये राजा शब्द आप जान गए, राजा राम मोहन राय में राजा शब्द उपाधि है। और देखिए, इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है। लिखते चलें, ये सब सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता, इंग्लिश में भी लिख लें, द फादर ऑफ द रेनेंसी, द फादर ऑफ द रेनेंसी। बंगाल पुनर्जागरण के पिता, ये भी लिख लें, जागरण के पिता। अगला पॉइंट लिखें, आधुनिक भारत के जनक। दोस्तों बार बार बोल रहे हैं, आप हमारे आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। आधुनिक भारत के जनक। 5वां पॉइंट, इन्हें युगदूत भी बोला जाता है। और किसने बोला? ये काफी चर्चित है, युगदूत। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया है युगदूत। ये लिख लें, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया है। अगला पॉइंट है, पत्रकारिता के अग्रदूत। पत्रकारिता के अग्रदूत बताए थे, विचारधारा में बताया, ये प्रेस की आजादी के समर्थक थे। अगला पॉइंट लिखें, अतीत एवं भविष्य का सेतु भी इन्हें बोला जाता है। अतीत एवं भविष्य का सेतु। तो ये उपनाम हुआ राजा राम मोहन राय से संबंधित, जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट चरण में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद के ब्रह्म समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का किस रूप में आगे बढ़ा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इनमें आपको 3 नाम मिलेंगे, द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ये 3 चर्चित नाम मिलेंगे। हम एक एक करके इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, ये लिखे काफी पैसे वाले थे और इनकी राजा राम मोहन राय से इनकी काफी दोस्ती थी। 1828 में जब ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही थी, तो ये काफी वित्तीय सहायता दिए थे।
तो आप ये रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, आप लिखते चले रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। आप हमारी आवाज पर ज्यादा ध्यान दें, स्पेलिंग वगैरह पर ज्यादा ध्यान ना दें, आप हमारी आवाज इसलिए हम बार बार बोल भी दे रहे हैं। राजा राम मोहन राय से इनकी काफी दोस्ती थी, राजा राम मोहन राय के साथ, और वित्तीय सहायता काफी दिए थे। ये इतना धनी थे कि उस वक्त अंग्रेजों के टाइम में इनका पूंजी जो इन्वेस्ट किए थे वे बीमा, बैंकिंग, शिपिंग, यहां तक कि हुगली और कोलकाता के बीच जो बोट चल रहा था उसके मालिक यही थे, द्वारिकानाथ टैगोर। असम में चाय बागान में इनकी पूंजी लगी हुई थी। आपको बंगाल, उड़ीसा में जो कोयला खदानें इनकी गई थी, बहुत धनी थे। इसलिए इनको प्रिंस, इनकी जीवन शैली के कारण इनको प्रिंस द्वारिकानाथ भी बोला जाता था, द्वारिकानाथ। और एक और शब्द का इस्तेमाल है इंडियन कुरेसस, उसको अच्छा से समझें, इंडियन कुरेसस, CRUESUS, कुरेसस। कुरेसस के बारे में थोड़ा जाने। टर्की में 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में एक राज था लीडिया, वहां के राजा थे कुरेसस। काफी अकूत धन संपदा था, इसके कारण एक पर्यायवाची शब्द बन गया जो जिनके पास काफी धन संपदा हो, कुरेसस। बाद में ये सब मुहावरा बन गया, और इसलिए द्वारिकानाथ टैगोर को उस जमाने में इतना पैसा था कि इनको इंडियन कुरेसस भी बोला जाने लगा था, इंडियन कुरेसस। ये ब्रह्म समाज को जब राजा राम मोहन राय विदेश जा रहे थे, जो बताया कि अकबर दुर्ती ने उन्हें अपना टेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था, तो इन्हें ब्रह्म समाज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया था। ये देखिए कोई दार्शनिक या मौलिक अधिकार या वैचारिक आधार नहीं दिए ब्रह्म समाज को, लेकिन वित्तीय अधिकार बहुत ज्यादा दिए थे, वित्तीय मदद काफी किए थे द्वारिकानाथ टैगोर। तो आप लिख सकते हैं ये वित्तीय मदद काफी ज्यादा था। 1829 में समझिए यूनियन बैंक नाम, कोलकाता में तो यूनियन बैंक भी ये खोल लिए थे, इतना पैसे वाले थे ये। यूनियन बैंक की भी स्थापना ये किए थे। और अब आए देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं के पुत्र थे, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के ये पिताजी हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हुए। अब देखिए, जैसे ये कोई दार्शनिक आधार ना दिए, तो उसके विपरीत देवेंद्रनाथ टैगोर यहां पर दार्शनिक और वैचारिक आधार दिए हैं। ये देखिए 1842 में प्रवेश किए ब्रह्म समाज में प्रवेश, लेकिन प्रवेश करने से पूर्व का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1839 में तत्वरंजनी सभा की स्थापना किए, तत्वरंजनी सभा, यही बाद में तत्वबोधिनी सभा बन गई। यही पूछा जाता है परीक्षा, ईस्वी सन भी याद रखिएगा इसका, तत्वबोधिनी सभा। और बाद में 1843 में प्रवेश करने के समय ब्रह्म समाज में इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाले थे, यह भी याद रखिएगा। तत्वबोधिनी पत्रिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम आपको यहां पर बताया। ब्रह्म समाज 1842 में इनके और 20 साथियों के साथ मिलकर एक सैद्धांतिक शपथ पत्र तैयार किया था, और यहीं पर इन्होंने ब्रह्म धर्म ग्रंथ का संकलन किए, ब्रह्म धर्म ग्रंथ का संकलन किए और ब्रह्मोपासना चलाया। देखिए ये सब क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, बता रहे हैं, ब्रह्मोपासना चलाया। आपको क्वेश्चन दे देगा कि ब्रह्म धर्म ग्रंथ के संकलन कौन किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर, और ब्रह्मोपासना किसने चलाया था, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये एक तरह से ईश्वरवाद का प्रसार था, ईश्वरवाद का प्रसार था। देखिए दृष्टि भी बनाया विचारधारा पर, अभी ईश्वरवाद की का प्रसार था। आपको यूपीएससी का क्वेश्चन भी निकाल के देखेगा, उसमें इससे काफी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म समाज में दार्शनिक आधार किसने दिया, सबसे पहले तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्मोपासना किसने चलाया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ईश्वरवाद का प्रसार किसने किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये सब क्वेश्चन आपको खूब मिलेगा यूपीएससी में। तो याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज में दार्शनिक आधार, या ये भी क्वेश्चन है वेदांत या उपनिषद, हम बार बार बोल रहे हैं उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है, वेदांत या उपनिषद के सिद्धांत को किसने ब्रह्म समाज में स्वीकार किया, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो देखिएगा ईश्वरवाद का प्रसार किया, तो आपको लगेगा कि ब्रह्म समाज का मूलाधिकार नहीं था, ये मौलिक रूप में नहीं था, फिर इसको कैसे किया गया। तो इस वक्त एक अलेक्जेंडर डफ नाम का एक स्कॉटिश ईसाई मिशनरीज थे, उन्होंने हिंदू धर्म को बार बार चुनौती दे रहे थे, इसलिए देवेंद्रनाथ टैगोर देखिएगा ईश्वरवाद का यहाँ पर लाए हैं।
यहाँ पर लेकिन फिर भी ये बताते हैं कि परम सत्ता एक है, और ये भी बताते हैं कि कोई भी धर्म ग्रंथ मानव बुद्धि विवेक से ऊपर नहीं हो सकता है। इन्होंने ये बताया कि इनकी पूजा आध्यात्मिक रूप से की जानी चाहिए, ना कि मूर्ति पूजा के रूप में। तो मूर्ति पूजा का ये विरोध यहां भी करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। देखिए, विचारधारा के लिए आप पढ़ते पढ़ते अपना से एनालिसिस की दृष्टि बनाइए जरूर। ये देखिए 1900 आपको बोलपुर में एक जमीन लिए थे देवेंद्रनाथ टैगोर, यहां पर हम लिख देते हैं बोलपुर में एक जमीन लिए। बाद में यही जमीन और यहां पर ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की, ब्रह्म विद्यालय, और यही बाद में ये शांति निकेतन के नाम से जाना गया, शांति निकेतन के नाम से जाना गया। बोलपुर में जमीन लिए थे देवेंद्रनाथ टैगोर, बाद में शांति निकेतन के नाम। यही आपको 1951 में लिख लें, शांति विश्वविद्यालय बन जाती है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का हो जाता है, और यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो जाता है 1951 में। तो वो जमीन जो बोलपुर में लिए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ही लिए थे। तो ये वित्तीय सहायता दिए द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर आपको दार्शनिक आधार दिए। अब आइए दोस्तों केशव चंद्र सेन पर, एक बहुत ही विरोधाभासी चरित्र आपको मिलेगा, बहुत कम आयु रही इनकी। इनका जीवन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा नहीं रहा, सामाजिक बहिष्कार इनको झेलना पड़ा, और काफी अलोकप्रिय भी हो गए थे और निराशपूर्ण जिंदगी जिए थे। बहुत लोगों का यह भी कहना है कि अपनी निराशपूर्ण जिंदगी के कारण ही ये बहुत कम एज में इनकी मौत हो गई, 46 वर्ष में। ये 1857 में ब्रह्म समाज में इन किए, और 1861 में समाज में इन प्रवेश। द इंडियन मिरर अखबार निकाले, द इंडियन मिरर, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, ये अच्छा से याद रखें। द इंडियन मिरर अंग्रेजी अखबार और दैनिक अखबार का लिख लें आप, अंग्रेजी और दैनिक। इनका झुकाव शुरुआती से ही पश्चिमी विचारधारा और ईसाई धर्म के प्रति भी था। इस कारण बाद में ये ब्रह्म समाज दो भाग में 1866 में दो भाग में बंट जाता है। एक हो गया आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज को कौन चलाया, आगे बढ़ाया? देवेंद्रनाथ टैगोर या इनके शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर। बाद में इनकी सक्रियता घट जाती है, इनके अनुयायी इसको बढ़ाए आदि ब्रह्म समाज को। यहां पर लिख लें आप, आदि समाज की स्थापना लेकिन किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने, बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर। और क्यों ये विभक्त हुआ था? तो ईसाई धर्म के प्रति झुकाव के कारण, केशव चंद्र के ईसाई धर्म के प्रति झुकाव के कारण। और ये इनका जो अपना था उसका नाम रखे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। इंग्लिश में भी लिख लें, द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आपको कभी कभी ये ना देके विकल्प में लिख देगा द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसलिए इंग्लिश वाला भी लिखें आप, इंडिया। एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से दो संस्था का स्थापना हुआ है। एक याद रखिएगा, प्रेरणा से, ये संस्थापक नहीं थे, ये अच्छा से समझिएगा। एक का प्रेरणा था, प्रेरणा से दो हुआ है। एक 1864 में वेद समाज मद्रास में, श्री धरालू नायडू, नाम लिख लें, श्री धरालू नायडू। और एक 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग लिख लें, आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों बार बार बोल रहे हैं, आप हमारी आवाज पर ज्यादा ध्यान दें, वो आपको ज्यादा सही नजर आएगा। इसमें स्पेलिंग वगैरह या स्क्रीन में भी नहीं आ रहा हो, आप हमारी आवाज से लिखें। इनकी प्रेरणा से, आपको ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, कि स्थापना नहीं की था, अच्छा से समझिए। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से हुआ है दो संस्था का, एक 1864, एक 1867 में। वेद समाज मद्रास में लिख लें, ब्रैकेट में दें तो मद्रास में, श्री धरालू नायडू।
और 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग स्थापना किए थे, लेकिन प्रेरित यही किए थे केशव चंद्र सेन। तो प्रेरणा से दो समाज की स्थापना हुई। बाद में देखिए ये रहस्यवाद की ओर मुड़ जाते हैं और नव विधान धर्म का भी स्थापना किए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनता है। इन्होंने देखिए, आप नोट्स में क्रमवार ढंग से लिखें, हमको जहां जगह मिलता है हम लिख देते हैं, लेकिन आप नोट्स में क्रमवार ढंग से लिखेंगे। नव विधान की स्थापना की, रुकिए इधर इसको मिटा देते हैं, फिर जगह नहीं है, रुकिए। हाँ, तो देखिए दोस्तों, केशव चंद्र सेन ने बाद में नव विधान की स्थापना करते हैं। नव विधान की, नव विधान रहस्यवाद की ओर। ये आपको क्वेश्चन अगर बनेगा उच्च स्तरीय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रहस्यवाद में झुकाव हो जाने के कारण केशव चंद्र सेन ने किस विधान की स्थापना किया था? तो नव विधान का, या नव विधान क्यों किया था? तो रहस्यवाद की ओर झुकाव के कारण। इतना याद समझ के रखें और काम बन जाएगा आपका नव विधान। अब देखिए दोस्तों, इसके 1866 में स्थापना किए थे ब्रह्म, इसको समझिए भी, भारत वर्षीय ब्रह्म समाज, द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इसी के तले इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की है। यह भी क्वेश्चन बनता है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में एसोसिएशन की स्थापना की, और इसके तहत इन्होंने नारी सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और ये अंग्रेजी काफी धारा प्रवाह बोल लेते थे, वाक्पटुता इनमें बहुत ज्यादा था, और अंग्रेज अधिकारी को इतना प्रभावित किए कि तभी का वायसराय था लॉर्ड नॉर्थ बुक, और उन्होंने पहली बार भारत में शादी के लिए एज फिक्स करवाया, और फीमेल के लिए 14 और मेल के लिए 18, और उस एक्ट का नाम रखा, वो काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, ब्रह्म मैरिज एक्ट। देखिए इसका 3 नाम है, तीनों नाम आप लिख लीजिए, और कई बार पूछा गया है। ब्रह्म मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट। ये 3 नाम है, एक ही एक्ट के 3 नाम है, और तीनों परीक्षा में पूछा गया, कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। ब्रह्म मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट, तीनों एक ही है, एक ही का पर्यायवाची है। लॉर्ड नॉर्थ बुक तो वायसराय थे। इसमें आपको पूछेगा कि क्या एज फिक्स किया गया? फीमेल के लिए 14, मेल के लिए 18। किसके प्रयास से? तो केशव चंद्र सेन, और उसका किस एसोसिएशन की तरफ से? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। और ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारत वर्षीय ब्रह्म समाज के बैनर तले था। इतना चीज आप समझ के रखिए। लेकिन ये 1878 में एक इनके साथ ये विरोधाभास क्या हुआ? 1878 में, यहां पर हम लिख रहे हैं, अपनी पुत्री का नाम सुनीति देवी था, और उसका विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर देते हैं। कूच बिहार के राजा नृपेंद्र नारायण के साथ। इनका सुनीति जो बेटी का एज 13 वर्ष, ये 15 वर्ष। इसके कारण, और वैदिक रीति से किए, इसके कारण इसकी काफी आलोचना हो गई कि आप जिस प्रयास की, इनका विरोधाभासी चरित्र इसको माना गया कि आप जिसके लिए इतना मेहनत करके एक्ट बनाए, ब्रह्म मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट जो बताया, आप अंग्रेज अधिकारी को प्रभावित किए, लेकिन अपने में आपने अपनी बेटी का विवाह 13 वर्ष में कर दिए। इसकी इतनी आलोचना हुई कि इनका लास्ट जो बता रहे हैं कि जीवन का जो उत्तरार्ध रहा काफी निराशपूर्ण और काफी एकांगी बीतने लगा। सामाजिक बहिष्कार इनका हो गया, केशव चंद्र सेन का। और कहा जाता है कि इसी के कारण बहुत कम एज में इनकी मौत हो जाती है, 46 वर्ष में ही इनकी मौत हो गई। लेकिन इनका योगदान काफी था। ये जब मरे तो मैक्स मुलर साहब जो संस्कृत के विद्वान थे और इनसे भेंट किए थे लंदन में, और इनसे काफी प्रभावित हो गए थे मैक्स मुलर साहब लंदन में। इनकी अंग्रेजी से काफी ज्यादा प्रभावित थे, और इनके विचार से, इनकी धारा प्रवाह बोलने की कला से। तो मैक्स मुलर का एक लाइन है, और ये परीक्षा में पूछा भी गया, इसलिए हम आपको यहां पर लिखाना चाहेंगे। मैक्स मुलर ने कहा था
कि भारत ने आज अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। भारत ने आज अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए आप रिवाइज कर लें इसको। क्वेश्चन पूछा गया कि किसने बोला है, तो मैक्स मुलर साहब ने। यहां पर नाम लिख लें आप, मैक्स मुलर, संस्कृत के विद्वान थे, इनसे भेंट हुई थी लंदन में। मैक्स मुलर साहब जर्मनी के थे। आप नोट्स में अच्छा से क्रमवार ढंग से लिखेंगे दोस्तों। भारत में ने आज अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। मैक्स मुलर, केशव चंद्र सेन की मौत की बात बताया था। अब देखिए दोस्तों, एक और छोटा सा रह गया, जगह नहीं है, इसको मिटा के हम फिर से बता देते हैं कि जब ये अपनी बेटी का, सुनीति देवी का शादी 13 वर्ष में कर दिए और इनका विरोधाभासी चरित्र इसको माना गया, तो उसके बाद एक फिर से फूट पड़ जाता है और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। तो थोड़ा सा उसके बारे में जान जाए। आइए दोस्तों, साधारण ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं। केशव चंद्र सेन जब अपनी पुत्री का विवाह कम एज में सुनीति देवी का 13 वर्ष में कर दिए, कुछ बिहार के राजा नृपेंद्र नारायण जो 15 वर्ष के थे उससे, तो उनका एक विरोधाभासी चरित्र उभर के सामने आया कि जिसके लिए आप इतना कानून बनाए, जिस एक्ट को लाने के लिए लॉर्ड नॉर्थ बुक से सिविल मैरिज एक्ट या ब्रह्म मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट, और जिसमें फीमेल के लिए 14 और मेल के लिए 18 किए थे, उसी को आपने त्याग दिया। तो इससे रुष्ट होकर आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री और द्वारिकानाथ गांगुली ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आप तीनों नाम याद रखेंगे। आपको ऐसे दे देगा कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, उसमें तीनों नाम रहेगा, आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, द्वारिकानाथ गांगुली। एक और नाम रहेगा, इनमें से कौन कौन कथन सही है, 1 2 2 3 1 2 3 करके दे देगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का पैटर्न हम बार बार बोल रहे हैं, बदल रहा है। थोड़ा डीप नॉलेज अवश्य रखें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो किसके कारण क्या था, तो ये भी आप लिख लें यहाँ पर एक लाइन में, केशव चंद्र सेन, केशव के विरोधाभासी चरित्र, इतना ही लिख लें, आप समझ जाएंगे नोट्स में। विरोधाभासी चरित्र नोट्स अच्छा से बनाए, क्रमवार ढंग से बनाए, बार बार बोलना और हमारी आवाज पर ज्यादा ध्यान दें के विरोधाभासी चरित्र के कारण। एक चीज और यहां पर और जाने, द्वारिकानाथ गांगुली की पत्नी का नाम था कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली, और इसके बारे में बता सकते हैं, भारत का प्रथम महिला डॉक्टर लिखे, इन्हीं की पत्नी लिख लिया, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, द्वारिकानाथ गांगुली की पत्नी थी। योगदान था साधारण ब्रह्म समाज में। साधारण ब्रह्म समाज का कुछ काम भी था, वो भी आप लिख लें। सिटी कॉलेज की स्थापना की है, सिटी कॉलेज 1879 में कोलकाता में, और ये गरीबों के लिए सस्ती शिक्षा देने का, लिख सकते हैं आप, सस्ती शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था सिटी कॉलेज का। एक पत्रिका भी ये निकाले, पब्लिक ओपिनियन। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपको साधारण ब्रह्म समाज के संदर्भ में, पत्रिका निकालें। तो ठीक है दोस्तों, ये ब्रह्म समाज का आज हमने अध्ययन कर लिया। ये बताइएगा कि ये आज का सेगमेंट आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।